नमस्कार दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 का क्वेश्चन पेपर जो है F1 के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे, इसके सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चन आता है और क्या उसके सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पेपर इतना हार्ड नहीं था। आप इसमें मार्क्स देख लीजिए। जो है आपका पेपर आएगा वो 70 नंबर का रहेगा और 3 घंटा जिसके लिए आपको मिलेगा और टोटल 11 क्वेश्चन थे। ठीक है, नीचे आपको सारे गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि कितने वर्ड्स में आपको लिखना है। ठीक है, पेपर जो है वो ईजी आया था, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 की अगर बात करें खंडे की, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका का उल्लेख करना है। ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें आपको बताना है कि बच्चे का जब समाजीकरण होता है तो उसमें समुदाय जो है यानी कि उसके आसपास जो समाज है उसका क्या योगदान रहता है उसमें, और उसमें क्या उसका भूमिका उसमें जो है समुदाय निभाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं आंसर करना। पहले समाजीकरण का थोड़ा सा 2 लाइन में बस डेफिनेशन देके परिभाषा देकर के आप स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद इसमें इसकी जो निम्नलिखित भूमिकाएं हैं उसे आप पॉइंट में लिखिए। इससे आपका जो आंसर करने का जो स्टाइल रहेगा उससे जो है एग्जामिनर प्रभावित होगा। और ये पहला क्वेश्चन है तो इसे बिना मिस्टेक के लिखिए और अच्छे से लिखिएगा, तो आपका पूरा पेपर में अच्छे से ज़्यादा नंबर उठने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले समाजीकरण का थोड़ा सा परिभाषा लिखने के बाद इसकी भूमिकाएं लिख सकते हैं। तो समाज से हमारे क्या क्या समाजीकरण में प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि धर्म से प्रभाव पड़ेगा, जाति से प्रभाव पड़ेगा। जैसे क्योंकि देखिए जो जनजाति है यानी कि जो आदिवासी हैं या फिर जो पिछड़े वर्ग के हैं उनके समाजीकरण में प्रभाव पड़ता है। वो अपने साथ जो है वो समाज का हीन भावना जो रहता है उसके साथ विकसित होते हैं। ठीक है, तो उनमें झिझक वगैरह वो उसके समाजीकरण में देखने को मिलती है, समाज के प्रति नकारात्मकता देखने को मिलती है। लेकिन वही अगर बच्चा उच्च जाति में जन्मता है या फिर ऐसे धर्म में जन्मता है जहाँ उसको अच्छे से मतलब कि पोषण मिला है, समाजीकरण एक खुले वातावरण मिला है, तो उससे उसके समाजीकरण में प्रभाव सकारात्मक पड़ता है। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखें आंसर लिखने के टाइम कि आप है ना सोसाइटी से इसमें कनेक्ट होना है पेपर 1 में आपको। ठीक है, आपको खुद उसकी जगह पे जाके आपको उसमें रखना है और आपको महसूस करना है कि क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, या फिर आप जब बच्चे हैं और आप में अभी क्या प्रभाव पड़ा है समाज के द्वारा, आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं जो आपके परिवार में नहीं लेकिन समाज के द्वारा आप पे पड़ा है। ठीक है, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। इसमें सेक्शन में ए में जो है आपका हर क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसका एक अथवा क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए दूसरा अथवा में क्वेश्चन दे रखा है प्रमुख बाल अधिकारों का यहाँ पे उल्लेख करना है। तो यहाँ पे बाल अधिकार जो है उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए, और आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ना भारत में क्या क्या प्रावधान है। तो बाल अधिकार के बारे में जैसे कि हम जानते हैं कि लड़कों को जो है 16 वर्ष की उम्र तक बालक माना गया है और 18 वर्ष की उम्र तक लड़कियों को बालक माना गया है। उसके बाद उन्हें युवा माना जाता है, और उसके पहले अगर वो काम करते हैं तो बाल श्रमिक के दर्जे में रखा जाता है, यानी कि ये कानूनी अपराध के रूप में माना जाता है। लेकिन 18 वर्ष की उम्र के बाद जब वो काम करते हैं तो उन्हें वो नाबालिग नहीं माना जाता और उन्हें युवा माना जाता है और उन्हें काम करने की छूट मिल जाती है। बालक के मानव अधिकार को बाल अधिकार कहते हैं। ये 4 भाग में वर्गीकृत है। उन्हें जीवन अधिकार है यानी कि जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। संरक्षण अधिकार दिया गया यानी कि उन्हें सुरक्षा या संरक्षण देने का अधिकार जो है वो भी प्राप्त है। और विकास का अधिकार है, मतलब हर किसी को ना विकसित करने का अधिकार है। कोई भी उसे मतलब हथिया नहीं सकता कि नहीं, मतलब बंधुआ मजदूर जिसे कह सकते हैं पहले हम जैसे रखा जाता था उसकी छूट है कि नहीं, सबको विकसित होने का अधिकार है। भागीदारी और हर चीज़ में भाग लेने का, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अधिकार सही बालक को प्राप्त है। यहाँ पे आप अंत में थोड़ा सा जो आर्टिकल वगैरह में संविधान के आर्टिकल में थोड़ा उल्लेख है जो बाल अधिकार के बारे में, उसका आप उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करना है। यहाँ पे तो समाजीकरण क्या है इसके बारे में बता सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि बच्चों के अंदर जो भी समाज के द्वारा जो भी गुण विकसित होते हैं वो उसके समाजीकरण कहलाता है। जैसे कि वो समाज के नैतिक मूल्यों को सीखता है, समाज में कैसे व्यवहार करना है वो सीखता है। ये सब उस समाजीकरण के अंतर्गत आता है। इसमें 2 समाजीकरण है, एक प्राथमिक समाजीकरण बालक सीखता है और दूसरा द्वितीय समाजीकरण सीखता है। प्राथमिक समाजीकरण जो है वो परिवार द्वारा, अपने परिवेश द्वारा, समाज द्वारा सीखता है वो होता है, और दूसरा जो यानी कि द्वितीय समाजीकरण जो है वो जो है बालक विद्यालय जाकर, मतलब कहीं जाकर दूर जाकर जब सीखता है, दूसरे एक तरह से कहें समाज से जब कांटेक्ट में आता है तो वो जो है उसका द्वितीय समाजीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे समाजीकरण क्लियर हो गया होगा शायद। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे अथवा में दे रखा है कि विद्यालय के समाजीकरण आधार का वर्णन करें, यानी कि विद्यालय में समाजीकरण बच्चे का जो होता है वो कैसे, और ये विद्यालय कैसे एक मतलब आधार बनाता है बच्चे के समाजीकरण का। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं जैसा कि
बच्चे का जो विद्यालय में समाजीकरण होता है वो द्वितीय समाजीकरण होता है, और परिवार के बाद जब वो दूसरी जगह जाता है यानी कि जैसे विद्यालय जाता है तो एक उसे विस्तृत क्षेत्र मिलता है, मतलब बड़ा क्षेत्र मिलता है, और वहाँ पे उसके समाजीकरण का स्तर जो है वो बढ़ता है। वो बहुत सारे लोगों से मिलता है, समाज के विभिन्न लोगों से मिलता है, उसका समाजीकरण भी ज़रा बढ़ता है, इसलिए वहाँ विस्तार होता है। और विद्यालय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वैसा वो क्षेत्र या कहें उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करता है विद्यालय कि बच्चे मतलब अपने दोस्तों से मिलकर, शिक्षक से मिलकर नई नई समाजीकरण, समाज के नैतिक मूल्यों ये सबको सीखता है। तो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, बच्चों के समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण शैली किस प्रकार प्रभावित करती है। मतलब बच्चे का जो समाजीकरण परिवार में होता है, परिवार द्वारा होता है, पालन पोषण के द्वारा परिवार को देखकर जो बालक सीखता है उसमें समाजीकरण कैसा होता है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका यही लिखना है इसमें। तो इसमें हम कह सकते हैं कि प्राथमिक समाजीकरण बच्चे का परिवार के द्वारा होता है। यहाँ पे बच्चा जो है अपने माता पिता के व्यवहार से सीखता है, ठीक है। जैसा उसका पालन पोषण, जैसा उसे खान पान और व्यवहार मिलेगा अपने परिवेश में, वैसा ही उसके अंदर समाजीकरण होगा, वैसा ही वो समाज में व्यवहार करना सीखेगा। अगर उसका परिवार जो है या फिर उसका पालन पोषण जो है वो आर्थिक कमी में होगा तो वो कुपोषित होगा, समाज में वो शर्मीला और संकुची होगा। और अगर उसका परिवार अगर मतलब कह लीजिए कि झगड़ालू प्रवृत्ति को, मतलब झगड़े वगैरह देखेगा, तो वो भी समाज में झगड़ालू प्रवृत्ति का ही व्यवहार करेगा और नैतिक मूल्यों को नहीं सीख पाएगा, ठीक है। ये सब हो सकता है। फिर इसके अथवा में दे रखा है, विद्यालय में समाजीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की प्रक्रिया, और इसमें शिक्षक की भूमिका बताना है कि विद्यालय की क्या भूमिका है बच्चे के समाजीकरण में, और इसमें शिक्षक की क्या भूमिका है ये भी बताना है। तो विद्यालय और शिक्षक जो है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चे के समाजीकरण में, क्योंकि जब वो जैसे कि जो भी नैतिक मूल्यों से सीखता है, यहाँ पे वो व्यक्तियों से मिलने की संख्या उसकी बढ़ जाती है और वो अधिक समाजीकरण सीखने लगता है और तेज़ी से समाजीकरण सीखने लगता है। बच्चा बालक जब मतलब विद्यालय में आता है तो वो बड़ा तो होता हो ही जाता है और साथ में वो बहुत सारे लोगों से मिलता भी है, जिसके कारण उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें वो सीखता है, ठीक है। स्वतः ही सीखने लगता है, सुनकर, देखकर। लेकिन वो मतलब गलत चीज़ों को भी सीखता है और अच्छी चीज़ों को भी सीखता है, लेकिन इसमें छांटने का काम जो है, अच्छी चीज़ें कौन है और बुरी चीज़ कौन है, इसमें जो भेद कराने सिखाता है वो शिक्षक ही सिखाता है, ठीक है। तो समाज के जो अच्छे नैतिक मूल्यों का विकास कैसे होगा और समाजीकरण में अच्छे विचारों का जो है वो जो विकास करता है वो विद्यालय में शिक्षक के द्वारा ही संभव है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि विद्यालय जो है वो एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है समाजीकरण के विकास में, और शिक्षक जो है वो जो भी बच्चा सीखा है उसमें जो भेद करना सिखाता है कि अच्छी चीज़ें कौन है और कौन सी ज़्यादा प्रभावकारी है, सकारात्मक है, ठीक है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है, पुस्तकीय ज्ञान निरर्थक है, व्याख्या कीजिए। यहाँ पे कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि ना बुक का जो ज्ञान है वो तब तक निरर्थक है, हम कह सकते हैं, जब तक उसे समाज से ना जोड़ा जाए, उसका समाज में उपयोग ना किया जाए, तब तक वो पुस्तकीय ज्ञान जो है वो निरर्थक साबित होगा, ठीक है। ऐसे हम एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसमें जब तक हम मतलब व्यवहार में ना लाएं सीखी हुई चीज़ों को, तब तक जो भी हम सीखेंगे वो निरर्थक ही होता है, इसे हम ऐसे ले सकते हैं। और शिक्षक जो उसे व्यवहार में लाना सिखाता है, अगर केवल आप पुस्तक ही केवल अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आप ठीक है, आप सीखेंगे चीज़ें, लेकिन उसका कहाँ हम यूज़ करें ये आपको विद्यालय ही सिखाएगा और शिक्षक ही सिखाएगा, ठीक है। इसलिए पुस्तकीय ज्ञान निरर्थक है, बिना उसके मार्गदर्शन के कह सकते हैं। अब यहाँ पे अथवा में एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। शिक्षा नए समाज बनाने की एक प्रक्रिया है, मतलब शिक्षा के द्वारा जो है बालक जो है वो पुरानी कुरीतियों को पुरानी जो है विचारधारा उनको मानता है, लेकिन उसमें जो कुरीतियाँ हैं उसको भी छांटते जाता है, जो मतलब आज समाज में अप्लाई नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे विश्वास हैं जो पहले अप्लाई होती थी, पहले के लिए सार्थक थी, लेकिन आज के लिए वो निरर्थक हैं। तो विद्यालय बच्चों को ये ज्ञान प्रदान करता है कि कैसे हम अच्छी और बुरी चीज़ों का विभाजन करें, कौन कौन सी अच्छी सामाजिक जो बुराइयां हैं उसको नहीं अपनाएं, और जो अच्छी चीज़ें हैं समाज की उसको अपनाते चलें और संस्कृति को अपनाएं, ठीक है। तो इसमें जो है शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और शिक्षा बालक के माध्यम से एक नए समाज का निर्माण करती है, ठीक है। और ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सूचना और ज्ञान में अंतर बताना है यहाँ पे। तो सूचना और ज्ञान में अंतर है, जैसे कि सूचना जो है वो डाटा, एक कलेक्शन है, डाटा का कलेक्शन, और ज्ञान जो है वो सीखी हुई चीज़ है जिसका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। सूचना जो है वो गलत हो सकती है, लेकिन ज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता है। डाटा से सूचना का निर्माण होता है और बहुत सारी सूचनाएं मिलकर और उसे जो व्यवहार में ले जाता है तो फिर ज्ञान का निर्माण होता है, ठीक है। जब तक देखिए आप किसी चीज़ की अगर आपके पास सूचना होगी तो आप उस काम को मतलब कर नहीं सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे आपको पता है कि हाँ चलो इस सीज़न में जो है वो वीट लगता है, इस सीज़न में राइस लगता है, जैसे कि ठंडी के टाइम में राइस लगता है, ठीक है, खेती होती है चावल की। लेकिन आपको अगर पता नहीं रहेगा कि कैसे लगाया जाता है तब तक आप उसकी खेती नहीं कर सकते हैं और उसका जो उत्पादन है वो नहीं अच्छा पा सकते हैं। इसलिए ज्ञान जो है वो मतलब कि एक तरह के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों में बहुत ही अंतर है।
इसके और भी बहुत सारे अंतर हैं, मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। विद्यालय के अंदर और बाहर के ज्ञान में गहरा जुड़ाव है। ये तो सब लोग जानते हैं कि जब तक आप मतलब जो भी आप सीखेंगे विद्यालय में उसे आप बाहर से जोड़ेंगे तभी वो सार्थक कहलाएगा। ऐसी चीज़ें पढ़ने से क्या फ़ायदा जिसे आप बाहर से जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। फिर अब देखते हैं सेक्शन बी में क्या है। तो ज्ञान की अवधारणा को विस्तृत रूप से समझाएं, यानी कि ज्ञान की क्या अवधारणा है, यहाँ पे आपको ज्ञान बताना है, ज्ञान का क्या अर्थ है, ये सब आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन इसे आप डिटेल में लिखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 3 पेज तो यहाँ पे लिखना बनता है। एक चीज़ आप और देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको है सेक्शन बी में जो 10 नंबर के क्वेश्चन है उसमें आपको जो है वहाँ पे अथवा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सारे करने पड़ेंगे और यहाँ पे आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। और वीडियो की लास्ट तक बन रही है। मैं ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन करें इसके भी कुछ टिप्स दूंगी, ठीक है। मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी अपने एग्ज़ाम्स के दौरान, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा। तब हम देखते हैं ज्ञान की अवधारणा, जो 7 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे कि पहले ज्ञान का जो मीनिंग है वो क्या है, तो इसकी जो परिभाषा है उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वर्ड कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या है, इससे। जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा हो, ज्ञान जो है, ज्ञान वर्ड जो है यानी कि नॉलेज वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है। और इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो ज्ञान का जो परिभाषा है वो अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार दिया है, लेकिन इसकी जो एक कहते हैं ना मूल परिभाषा वो इसकी नहीं है, ठीक है। तो आप अलग अलग विद्वानों ने जो इसकी परिभाषाएं दी है उसके बारे में आप बता सकते हैं। और फिर इसके आयाम क्या हैं और इसके कैसे मतलब जो भी है इसकी अवधारणाएँ उसे आप इस डिटेल में यहाँ पे लिखेंगे। और आप इसमें सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है वो भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। और लास्ट में ओवर कंक्लूजन के साथ आप जो भी आंसर लिखे उसका एंड करें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि गीजू भाई की पुस्तक दिव्य स्वप्न एक ऐसी शिक्षक की कथा है जो शिक्षक की ढकिया निजी संस्कृति को नहीं स्वीकारता और परंपरा व पाठ्य पुस्तकों की सचेत अवहेलना करके बच्चों के प्रति सरल और प्रयोगशील बना रहता है। कैसे विश्लेषण करें, यानी कि यहाँ पे जो गीजू भाई की पुस्तक दिव्य स्वप्न है, जो जिसका अर्थ है कि दिन में देखा गया सपना, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे आपको ओवरऑल लिखना है। उसकी जो भी कहानी है उसके अंदर दी हुई उसके बारे में लिखना है। थोड़ा सा आप इसमें गीजू भाई के जीवन परिचय भी दे सकते हैं, तो ये थोड़ा अट्रैक्टिव आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे दिव्य स्वप्न के अर्थ के साथ स्टार्ट करें और इसमें जो स्टोरी है पूरी उसको यहाँ पर आप लिखें। और फिर गीजू भाई ने जिस पुस्तक के बारे में कहा है कि ये जो पुस्तक है वो मेरे जीवन में प्रयोग किए गए जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में ये पुस्तक है, ठीक है। देखिए गीजू भाई ने बहुत सारी कहानियाँ की पुस्तक लिखी बच्चों के लिए, ठीक है, जो उसके मनोविज्ञान से संबंधित थी उसको लुभाने के। लेकिन एक ही पुस्तक जो ये है दिव्य स्वप्न, ये है शिक्षा मनोविज्ञान पर, कि कैसे हम शिक्षा को कैसे हम जो शिक्षा पद्धति अभी चल रही है, रटंत प्रणाली जो चल रही है उसको हटाकर हम कैसे खेल के द्वारा हम कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करें। अगर मैं इसका आंसर भी बोलूँ तो बहुत लंबा चल जाएगा, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप उससे जाकर देख लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा पुस्तक जो है वो कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कैसे विशेषतावली शिक्षा की कल्पना की है, वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर विचार करें। यहाँ पे भी आपको जो ये रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक है शिक्षा उसके बारे में लिखना है। और फिर उसमें कैसे क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, शिक्षा के प्रति उसका क्या अवधारणा है, क्या क्या उसके बारे में दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करें। और इसका भी शुरुआत जो है आप रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन से स्टार्ट करें और उसके बाद फिर इस पुस्तक के बारे में लिखें। जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा में जोड़ने की बात कही है कि कैसे हम शिक्षा में खेल को, और प्रकृतिवादी थे जब रविन्द्रनाथ टैगोर, तो कैसे हम प्रकृति के माध्यम से बच्चों को, वास्तविकता के माध्यम से कैसे हम बच्चों को सिखाएं और कैसे उन्हें खेल विधि से या फिर उन्हें जो है वास्तविकता से जोड़कर, यानी कि अगर उन्हें पेड़ के बारे में बताना तो उन्हें हम पेड़ के बारे में पढ़ाएं नहीं, बल्कि उन्हें पेड़ से उनका प्रत्यक्ष अनुभव करवाएं कि पेड़ कैसा होता है और उन्हें उससे मिलवाएं, उसे कुछ टाइम तक उसमें वक्त बिताएं। ऐसे करके शिक्षा प्रदान करने की बात कही। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सभी के लिए शिक्षा की बात भी कही है और ये भी कहा है कि शिक्षा में संगीत को जोड़ना चाहिए, ठीक है, संस्कृति को जोड़ना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की अवधारणा और दोनों के बीच में अंतर उदाहरण के माध्यम से आपको बताना है, कि करिकुलम और सिलेबस में अंतर आपको बताना है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं ये तो पूरा सिलेबस में ही पढ़ना और बहुत सारे एफ में हमें ये पढ़ने को देखने को मिलेगा। तो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में जो है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये दे रखा। इसमें पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में हम ये जानते हैं कि जैसे सिलेबस जो है वो करिकुलम का एक पार्ट, लेकिन करिकुलम जो है जो भी विद्यालय की गतिविधियाँ होंगी, कैसे कैसे सब कुछ संचालित होगा विद्यालय में और कैसे बच्चे की होगा वो सारा उसमें दिया रहता है, लेकिन सिलेबस उसका एक क्लास का एक भाग होता है, ठीक है। पाठचर्या जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया जिसका मतलब है दौड़ का मैदान, और जो पाठ्यक्रम है वो ग्रीक वर्ड से आया जिसका मतलब है शीर्षक,
पाठचर्या पूरी शिक्षा प्रक्रिया का जो है वो दर्पण है, मतलब जो भी शिक्षा प्रक्रिया चलती है विद्यालय में उसका पूरा दर्पण है, लेकिन पाठचर्या जो है एक भाग है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, अगर हम किसी एक क्लास की बात करें तो वो जो आता है उसके अंतर्गत आता है पाठ्यक्रम, लेकिन अगर हम पूरे स्कूल के सिलेबस के बारे में बात करें तो यानी कि पूरे स्कूल के ओवरऑल जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके बारे में बात करें तो वो आता है पाठ्यचर्या में। और भी इसके कई अंतर हैं। ठीक है, लेकिन हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो पहले जॉन डीवी के बारे में दे रखा है, इसमें आपको दो ही किसी पर लिखना है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें, तीनों पर ना लिख दें। तो जॉन डीवी जो थे एक दार्शनिक, शिक्षा दार्शनिक, उसके बारे में लिखना है। अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या है, ये लिखना है। अच्छे शिक्षण की विशेषताएँ क्या है, और राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शन सिद्धांत। तो चलो जल्दी जल्दी इस तीनों को कवर करते हैं। ठीक है, जॉन डीवी के बारे में बात करें तो एक महान शिक्षण शास्त्री और दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म जो है यूएसए में हुआ और 20 अक्टूबर 1859 में हुआ। न्यूयॉर्क में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, जॉन डीवी जो है वो टोक्यो में जाके इन्हें वो क्या कहते हैं शोध किया। ठीक है, इन्होंने ही जो है शिक्षा का त्रिधवी मॉडल प्रस्तुत किया कि कैसे हम शिक्षा प्रक्रिया में ना पाठ्यक्रम, शिक्षक और छात्र तीनों मुख्य भूमिका होते हैं। ये इसके बारे में उन्होंने बताया कि इनका एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे आप ज़रूर शामिल करें अपने आंसर का जब भी आप आंसर लिखे उसमें। अब हम देखते हैं ख यानी कि अच्छे शिक्षण की विशेषताएं क्या है। तो शिक्षण पद्धति जो है वो बाल केंद्रित हो। ठीक है, उसमें जो है लचीलापन हो और बच्चा जो पढ़े उसमें तो उसमें रुचि उसकी होना आवश्यक है, उसकी जो ज़रूरत है उसके अनुसार ही उसे शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, रटंत्र प्रणाली को हटाना। फिर परीक्षा पे उतना फोकस ना करें, बच्चे के जो ज्ञान है उस पर फोकस करें, यानी कि मार्क्स पे हम फोकस ज़्यादा ना करें, ऐसी होनी चाहिए शिक्षण पद्धति। और फिर और भी इसकी कई सारी विशेषताएं हैं, आप जानते हैं, और आपको जो जो अच्छा लगे आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं एनसीएफ 2005 के बारे में, जो सिद्धांतिक है उसके बारे में। तो इसकी शुरुआत आप एनसीएफ के बारे में थोड़ा ना इन डिटेल में बताइए, उसके बाद फिर आप इसके 5 सिद्धांत लिख सकते हैं। ठीक है, तो एनसीएफ जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसके 5 सिद्धांत यह दिए गए कि ज्ञान को स्कूली शिक्षा को है जो है ना वो बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ठीक है, परीक्षा में लचीलापन आए, बच्चों का चहुमुखी विकास हो, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जो है बच्चे का विकास हो, और रटंत्र प्रणाली को हटाना ही इसकी जो मुख्य बिंदु थे और सिद्धांत थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पेपर जो है वो समाप्त होता है। और इसके बाद मैं आपको टिप्स बता दूँ तो आपको जो लिखना है उसमें आपको मिस्टेक्स जितना कम हो सके उतना आप करिए। ठीक है, और आप है ना कम लिखने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। और स्टार्टिंग जब आप करिए क्वेश्चन आंसरिंग करने का तो उसका जो है वो पॉइंट्स में लिखिए ज़्यादा। ठीक है, तो उसे टीचर को पढ़ने में आसानी होगा और वो ज़्यादा आपको मतलब खुश होकर नंबर देगा। आप स्टार्टिंग में जब भी मतलब आंसर्स लिखना स्टार्ट करिए तो आप कोशिश करिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मेन चीज़ है ना उसको आप स्टार्टिंग में लिखिए। ठीक है, और कुछ जो डाटा वगैरह है उसको इंक्लूड करिए तो टीचर को लगेगा कि नहीं बच्चा पढ़ के आया। ठीक है, उसके बाद आप जितना चाहे कहानी बना सकते हैं। ठीक है, और फिर जो अगर मेरे टाइम में बात करें कि मैंने कैसे एग्ज़ाम में आंसर किया था, तो मैं बता दूँ कि सबसे पहले मैंने जो है ना मैं बहुत धीरे धीरे लिखती थी, इसलिए मैंने जो है 5 नंबर वाला मेरा 1 से 2 पेज जाता था, और मैंने 10 नंबर वाले क्वेश्चन को 3 पेज ज़्यादा से ज़्यादा किया है, 3 से 4 पेज, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा लिखेंगे तो टीचर भी ज़्यादा पढ़ेगा नहीं, और वो मतलब कि थोड़ा लगेगा कि इसको कि नहीं बहुत ज़्यादा ये ओवर लिखा है, इसलिए आपको शायद नंबर कट सकते हैं। इसलिए कम से कम लिखिए और अच्छे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो कवर करिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारे क्लियर हो गए होंगे, डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है।